नमस्कार दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज के डेट में भारत और चाइना के बीच में कोई भी परमानेंट बाउंड्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान के साथ यहाँ पर आपको इंटरनेशनल बाउंड्री देखने को मिलेगी और यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना के साथ अगर हम बात करें तो क्या है कि ब्रिटिशर्स के टाइम में जो भी कुछ हुआ था वही चलता आ रहा है और इसी की वजह से चाइना और भारत के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। 1962 का वॉर कौन भूल सकता है, जब ये पूरा का पूरा जो एरिया है ईस्टर्न वाला लद्दाख ये चाइना ने कैप्चर कर लिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है काफ़ी चौंकाने वाला कह लीजिए या फिर काफ़ी सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक काफ़ी कोशिश की भारत ने ताकि यहाँ पर एक परमानेंट बाउंड्री ड्रॉ किया जा सके, ताकि हर कुछ ना कुछ सालों में जो इश्यूज सामने आते हैं वो ना हो। तो फाइनली अब मैं आपको बता दूं, इंडिया चाइना एग्री ऑन स्पेशल ग्रुप्स फॉर डीलिमिटेशन बॉर्डर पीस। तो ये डीलिमिटेशन होता क्या है, इसके आगे क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली अभी भारत और चाइना के बीच में क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि यूपीएससी का जो हमारा नया बैच है दोस्तों 2026 के लिए 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कोई और साल का बैच लेना चाहते हैं 2027-28 तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूज करना होगा कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए बैचेस से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए भारत और चाइना कई वर्षों के बाद, स्पेशली 2020 में जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद लगभग 4-5 वर्षों के बाद जो है काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं, हाई लेवल डिप्लोमेसी हो रही है। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण आप ट्रंप भी कह सकते हो कि जिस तरह से ट्रंप ने भारत और चाइना दोनों पर प्रहार करने की कोशिश की और स्पेशली भारत को काफ़ी बड़ा शॉक लगा जब अमेरिका हमें स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता है और हमारे ही ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ लगाता है। तो यहाँ पर अब क्या है कि भारत की जो लीडरशिप है वो पब्लिकली यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन चाहती है बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर, और वहीं चाइना जो है उनका कहना है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन वो इसको लेकर बातचीत करने के लिए रेडी हैं और डीलिमिटेशन को लेकर डिस्कशन करने के लिए रेडी हैं। ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अभी रातों रात यहाँ पर कोई ट्रीटी हो जाएगी, फिजिकल बॉर्डर सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन हाँ एक विलिंगनेस है। मतलब यहां पर एक स्पेशल ग्रुप बनाया जा रहा है ताकि बाउंड्री जो डिस्प्यूट है, मतलब एक परमानेंट बाउंड्री ड्रॉ किया जा सके, उसको लेकर स्पेशल ग्रुप्स की यहां पर चर्चा हो रही है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना होगा ताकि इस मामले को आप समझ सको। देखो जब हम भारत चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें 3 सेक्टर आते हैं। जैसे कि इस मैप में अगर आप देखोगे तो ये जो लद्दाख वाला सेक्टर है, ये वाला जो पूरा सेक्टर है इसको हम वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं, अक्साई चीन लद्दाख वाला हो गया। फिर मिडिल सेक्टर में ये हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड के साथ बाउंड्री आती है उसको मिडिल सेक्टर कहा जाता है। और फाइनली ये जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये वाला जो पूरा है इसको हम कहते हैं ईस्टर्न सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर्स हैं और यहां पर इस पूरे डिस्प्यूट का ओरिजिन आपको कॉलोनियल एरा में देखने को मिलेगा। 1914 में मैकमोहन लाइन जो कि ईस्ट में हमें देखने को मिलती है और इसके बाद कई सारे ओवरलैपिंग क्लेम्स, चाहे लद्दाख में हो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कहीं ना कहीं यहाँ पर इश्यूज सामने आते रहते हैं चाइना की तरफ से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है और स्पेशली 1962 में जाके आप सब जानते हैं कि फुल वॉर हो गया था भारत और चाइना के बीच में। और यहाँ पर बॉर्डर जो है अभी तक फुल्ली डिमार्केटेड नहीं है, मतलब ना तो कोई ट्रीटी एग्जिस्ट करती है फॉर्मल तरीके से। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से अभी तक आप देखोगे तो भारत ने कोशिश की इस चीज़ को लेकर ताकि एक परमानेंट सोल्यूशन निकल सके। पता होना चाहिए ना कि मैप में कौन सा एरिया एग्जैक्टली कहाँ है। वैसे तो हमारे पास पुराने मैप्स हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम में जो एग्रीमेंट हुआ था वो सब कुछ है, लेकिन आज़ाद भारत में आप चाहोगे ना कि भारत सरकार का एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो, वो इस समय एग्जिस्ट नहीं करता है। और डी फैक्टो फ्रंटियर टुडे आज के डेट में आप देखिए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से हम जानते हैं। 1962 के वॉर में चाइना ने काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो भारत का ले लिया था। और अगर आप देखिए तो दोनों के ही तरफ से डिफरेंट परसेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब भारत के पास भी हिस्टोरिकल मैप्स हैं, चाइना के पास भी हिस्टोरिकल मैप्स हैं। दोनों क्लेम करते रहते हैं कि ये एरिया हमारा है, ये वाला जो पहाड़ है उसके उस तरफ चाइना होना चाहिए, इधर इंडिया होना चाहिए। और अल्टीमेटली 2020 में आप सब जानते ही हो और यही नतीजा था। मतलब आप सोच के देखो, हमारा कोई भी एक परमानेंट बाउंड्री नहीं होने की वजह से गलवान वाला इंसिडेंट वही हुआ ना कि वहाँ पर से चाइना जो है वो इधर आ रहा है, हमें पुश कर रहा है, हम उनको नहीं आने देंगे। जाहिर सी बात है कि वो एरिया हमारा है। तो इसी की वजह से इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन देखो असली सवाल ये है, मैंने आपको क्या बोला कि
कि यहाँ पर भारत और चाइना डीलिमिटेशन चाहते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा किसी भी देश के बाउंड्री डिस्प्यूट में डीमार्केशन की बात कही जाती है। डीलिमिटेशन तो नॉर्मली आपने देखा होगा भारत में जब चुनाव आता है तो उसके पहले किसी एरिया को, किसी राज्य को, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिटेशन जब हम करते हैं, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर डीलिमिटेशन बाउंड्री के मामले में क्या होता है कि आप पेपर पर, मैप्स पर, मतलब ये मान लो मैप है, यहां पर आप पहले डिसाइड करते हो, चाइना और भारत प्रॉपर मैप, जूम इन मैप लेकर आएंगे और मैप पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि ये एरिया हमारा है, वो एरिया आपका है, यहां से होकर गुजरेगा, इधर से होकर गुजरेगा। तो ये सारी चीजें जब मैप पर की जाती है ना और कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डीलिमिटेशन। और एक बार डीलिमिटेशन हो गया फिर चीजें ग्राउंड पर काम करती हैं। मतलब ग्राउंड पर जाकर आप पिलर ड्रॉ करते हो, पिलर को लगाते हो, मार्कर्स करते हो, सर्वे वर्क करते हो, ये सब कुछ आपका डीलिमिटेशन के बाद होता है। तो डीलिमिटेशन के बाद ही डीमार्केशन होता है, इसको हम डीमार्केशन कहते हैं। सो दीज आर सेपरेट स्टेप। यहां पर डिफरेंस यही है कि डीलिमिटेशन पेपर पर होता है और डीमार्केशन जो है एक्चुअल ग्राउंड पर होता है। लेकिन यहां पर क्या है ना कि इसकी वजह से काफी लंबा टाइम वगैरह भी लग जाता है। इश्यूज क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन देखो, पहला क्वेश्चन तो अब ये आता है कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक इतने वर्षों से कैसे चीजें चली हैं। मतलब कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा ना भारत और चाइना के बीच में। देखो, कई सारी चीजें की गई। फॉर एग्जांपल 2003 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मैकेनिज्म बनाया गया। एक्चुअली अभी आपने सुना होगा कि वैंग यी भारत आ रखे हैं, तो वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के तहत ही आए हैं। यहाँ पर भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोवाल और उनकी तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच में ये पूरी मीटिंग होती है। तो यही मीटिंग एक्चुअली भारत में पिछले 2 दिन से चल रही थी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है आपका एग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। ये 2005 में ड्रॉ किया गया था। बोला गया था कि जो भी इस समय बाउंड्रीज हैं भारत और चाइना के बीच में, उसको हम पॉलिटिकल पैरामीटर्स और गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरफ ले जाएंगे। मतलब कोशिश करेंगे कि आगे चलकर फाइनल सेटलमेंट हो पाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर एक और है 2012 में स्टैब्लिश किया हुआ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और यहाँ पर क्या होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स होती है, टेक्निकल टीम्स के बीच में बातचीत होती है फॉर प्रैक्टिकल बॉर्डर मैनेजमेंट। और इसके साथ साथ लोकल लेवल पर जो कोर कमांडर हैं, मिलिट्री चैनल्स हो गए, हॉटलाइंस हो गए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो गया, ये सारी चीजें भी की जाती हैं भारत और चाइना के बीच में, ताकि डिस्प्यूट्स को एक प्रकार से निपटारा किया जा सके। तो ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि डीलिमिटेशन और डीमार्केशन, इस पर अभी तक हम नहीं पहुंच पाए थे। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि पिछले कुछ समय से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज डीलिमिटेशन की बात हो रही है। देखो, क्या है ना कि वैसे तो पिछले 3-4 वर्षों से वो जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट था वो पूरा मामला ढक रखा था, मतलब जिसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन फाइनली 21 अक्टूबर 2024 को एक बड़ा ब्रेक थ्रू आता है। भारत और चाइना एक एग्रीमेंट पर रीच करते हैं। कोशिश ये रहती है कि यहाँ पर 2020 के पहले जो सिचुएशन थी बॉर्डर पर, उस तक पहुँचा जाए। स्पेशली कुछ फ्रिक्शन जो पॉइंट्स थे, जैसे देपसांग हो गया, डेमचौक हो गया, और वहाँ से जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक हैं, उनको विड्रॉ किया जाएगा, डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। ये काफ़ी लंबे समय बाद देखने को मिला था। फिर फाइनली जून अभी इसी साल जो है 26 और 27 को एससीओ क्वांगडो जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, यहाँ पर आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी गए थे चाइना, तो चिंगडाओ में। और वहाँ पर जो अगर आप देखोगे तो अगेन भारत ने परमानेंट सोल्यूशन चाहा, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप चाहा दोनों देश के बीच में आपका बॉर्डर को लेकर। फिर इसके साथ साथ चाइना का ऑफिशियल लाइन भी आता है। चाइना कहता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन डीलिमिटेशन को, डिस्कशन को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और फाइनली अब क्या है कि जो चाइनीज़ एफएम है, फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी, इनका न्यू दिल्ली विजिट होता है और कल शाम को ही उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी से। और इसी मुलाकात के बाद जो है यहाँ पर स्टेटमेंट जारी किया जाता है और कहा जाता है कि भारत और चाइना के बीच में एक स्पेशल ग्रुप बनाया जाएगा ताकि डीलिमिटेशन हम कर सकें। तो वो लंबा टाइम लगेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखिए तो कल एक बड़ी खबर ये भी आई थी कि चाइना ने भारत के ऊपर जो एक्सपोर्ट पर पाबंद लगा रखा था, फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स हो गए, टनल बोरिंग मशीन्स हो गया, इन सबको अब अलाउ कर दिया। मतलब काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं भारत और चाइना के बीच में। लेकिन देखो, यहाँ पर मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि डीलिमिटेशन जो हम चाह रहे हैं चाइना के साथ, वो टेक्निकली और पॉलिटिकली कितना ज़्यादा मुश्किल है। सबसे पहला तो आपको समझना है कि दोनों देश के बीच में डिफरेंट हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं, दोनों देश के पास मैप्स हैं, तो उसको एक्सचेंज करना और
एक कॉमन ग्राउंड पर आना, आप सोचिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। टेक्निकल कॉम्प्रोमाइज़, कौन सा देश क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि जो अक्साई चीन है आज के डेट में हम यही कहते हैं कि हमारा है, लेकिन अक्साई चीन 1962 में वो चाइना ने ले लिया था। आज के डेट में चाइना का प्रेजेंस है। क्या आपको लगता है कि वो भारत के पास जो है वापस आ पाएगा? मतलब स्पेशली अगर हम डीलिमिटेशन की बात करें, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। फिर दूसरा है आपका नो सिंगल लीगल सेटलमेंट एग्जिस्ट। 2005 में भी जो प्रिंसिपल्स आया था, इट वॉज जस्ट अ गाइडिंग प्रिंसिपल, लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं थी, कोऑर्डिनेट्स नहीं था। तो ये एक दूसरा हो गया। तीसरा क्या है कि दोनों देशों के बीच में अगर आप पूरा ज्योग्राफी देखोगे तो काफ़ी हार्ड टेरेन है, लॉजिस्टिक के इश्यूज आते हैं। बॉर्डर जो है ग्लेशियर से होकर गुजरता है, प्लेट्यू से होकर गुजरता है, माउंटेन वाटरशेड से होकर गुजरता है, तो वहाँ पर सर्वे कराना, फिजिकली डिमार्केट करना काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। फिर इसके अलावा क्या हुआ है ना कि 2020 में जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट था, इसकी वजह से भारत ने भी बढ़ चढ़कर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, रोड्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, ताकि वापस से इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। तो यहाँ पर फिर से एक स्ट्रैटेजिक आपको डेप्थ जो है वो उसके साथ छेड़छाड़ करना। अगर मान लो हमने कोई रोड बनाया है और वो मान लो चाइना क्लेम कर लेता है कि यहाँ तक हमारा एरिया है, तो वो पॉलिटिकली अगेन सेंसिटिव हो जाएगा। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी आप देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्ले करेगी। मतलब आप जस्ट इमेजिन करो, अचानक से खबर आती है कि अक्साई चीन जो है वो चाइना का पार्ट हो गया। अगर भारत ये कल से बोलने लग जाए तो कितना ज़्यादा बड़ा बैकलैश हो सकता है। तो ये काफ़ी पॉलिटिकली कॉस्टली हो सकता है किसी भी सरकार के लिए कि यहाँ पर आप जो ज़मीन है वो सामने वाले पड़ोसी वाले देश को दे रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली हार्ड है, टेक्निकली हार्ड है, देखना होगा ये कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझना है, दो तरह के परमानेंट सोल्यूशन निकल सकते हैं। एक है आपका मिनिमलिस्ट वर्जन और दूसरा है मैक्सिमल वर्जन। मिनिमलिस्ट मतलब हम कोशिश ये करते हैं कि छोटे लेवल पर ही चीज़ों को निपटारा किया जा सके। जैसे क्या होगा कि जो तीनों सेक्टर मैंने आपको बताया, सेक्टर बाय सेक्टर, जो वेस्टर्न सेक्टर है, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर, भारत और चाइना के बीच में, वहाँ पर हम एग्रीमेंट पर आ सकते हैं चाइना के साथ कि पेट्रोलिंग कैसे हो, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वगैरह के थ्रू सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये शायद पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल होगा और क्यूकर होगा, मतलब जल्दी हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की तरफ देखें तो फुल डिलिमिटेशन ये लॉन्ग टर्म का विजन हो सकता है, ये इतना जल्दी नहीं होने वाला। तो मे भी शायद शॉर्ट टर्म में शायद जो है सरकार मिनिमलिस्ट वर्जन को अपना ले और लॉन्ग टर्म में कोशिश ये रहे कि हम मैक्सिमल वर्जन को है अपना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्यों कहना है कि ये ब्रेक थ्रू है और हमें कॉशियस भी रहना चाहिए? देखो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं अच्छी बात है, चाइना के साथ रिलेशंस ठीक हो, बेटर हो। कौन देश है जो अपना डिफेंस पर फालतू के खर्चा करना चाहता है? कौन देश है जो डेवलपमेंट नहीं चाहता है? मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अलग ही एक देश है, लेकिन एक नॉर्मल सब ही अगर हम देश की बात करें तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, जो पैसा हम डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं वो गरीबों तक पहुँचे, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये चाइना है, चाइना पर भी हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। वो बोल तो रहा है कि ठीक है चीज़ें होंगी, लेकिन क्या एक्चुअल में होगी? मान लो कल के डेट में अब जब जो फॉरेन मिनिस्टर वापस चाइना जाते हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से कॉल जाएगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, भारत के साथ रिलेशंस अच्छा कर रहे हो, तो कल के डेट में यू नेवर नो चाइना पलट जाए। तो ये सब देखने वाली बात होगी, बट अगेन जो भी कल कुछ हुआ है इसको लेकर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेट्स होप कि दोनों देशों के बीच में एक परमानेंट सोल्यूशन निकल पाए बाउंड्री को लेकर, जो आज तक नहीं हो पाया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हम ज्योग्राफी की बात करें तो क्या आप बता सकते हो यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में कई सारे पास देखने को मिलते हैं, आपको इसको वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंज करना है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ कौन सा पहले आता है फिर कौन सा बाद में, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस, जो हमारा नया बैच है 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो बैच से रिलेटेड, ये कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पर, आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, हमारे बैचेस के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। सो जब आप कॉल करें इस नंबर पर, टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।